वेलकम टू सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल। हमने कंप्लीट करंट अफेयर की जो सीरीज स्टार्ट की है उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम मार्च के करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो कि हम एक्सटेंसिवली कवर करेंगे, नॉट ओनली फॉर दी स्टेट एग्जाम्स बट फॉर द यूपीएससी पर्पज ऑल्सो, जो कि आपके पीसीएस को भी कवर करेगा और जितने भी स्टेट एग्जाम है उसको कवर करेगा। और इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट मैगजीन, बड़ी अच्छी मैगजीन मार्केट में चल रही है यूपीएससी के लिए, उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूज को निकाल के एक पीडीएफ बनाएंगे जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट्स चलिए मार्च का GS1 का जो पार्ट है वो आज कवर करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे और इसमें फिर मैं आपको पूरा शेड्यूल बता दूंगा किस दिन ये वीडियो आया करेगी और किस दिन आपने देखनी है। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं GS1 में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, है ना। तो उसमें हम हिस्ट्री हो गया, उसमें ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, उसमें सोसाइटी की न्यूज़ हो गई। इस तरह की जो न्यूज़ है वो हम कवर करते हैं GS1 में। तो ये जो न्यूज़ है कुछ इस तरह से रिलेटेड होंगी, तो आपने एक चीज़ तो ये याद रखनी है और इस वीडियो को आपने पूरा देखना है कि इस चीज़ से पूरा जो बेनिफिट है आपको मिल पाए। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपने क्वेश्चन बताना है पोलर वोर्टेक्स के बारे में। जिस भी बच्चे को क्वेश्चन आता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। पोलर वोर्टेक्स का कहते जी जो लो प्रेशर होता है, पोलर वोर्टेक्स के सेंटर में कहते लो प्रेशर होता है। लेकिन अगर मैं पोलार्स की बात करूँ वहाँ पे तो टेम्परेचर ही बहुत कोल्ड है, और जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होता है हम बोलते हैं हाई प्रेशर होता है। तो ये इस चीज़ का रीज़न क्या है कि पोलर वोर्टेक्स में लो प्रेशर है, ये चीज़ आपने बतानी है। इस चीज़ का आपको आंसर मिलेगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है जी। तो ये पूरा टॉपिक है, फुल फ्लेज्ड टॉपिक है पोलर वोर्टेक्स और बॉम्ब साइक्लोन का। उसको मैं जब समझाऊंगा लास्ट में, आपने उसको प्रॉपर वे में समझना और सारी न्यूज़ को कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली न्यूज़ है चारधाम प्रोजेक्ट। देखो, मैं इसको एक एक लाइन आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लेमैन लैंग्वेज में आपको आपके अंदर बस जाएगी ये न्यूज़। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जस्टिस AK सिकरी, जो फॉर्मर जस्टिस AK सिकरी, उनकी एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी और वहाँ पे बोला गया था, पहले क्या बनता है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनती है जी। उस हाई पावर्ड कमेटी ने ये देखना था, और वो हेड कौन करता है, रवि चोपड़ा। उसने ये देखना था कि जो चारधाम प्रोजेक्ट है उसका कितना का इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे। पहली चीज़, नंबर 1 मैंने आपको ये बताया। नंबर 2, ये जो रवि चोपड़ा जी इन्होंने क्या किया, ये रिज़ाइन करके अभी जस्टिस AK सिकरी की चेयरमैनशिप के अंडर चारधाम प्रोजेक्ट को देखने के लिए चीज़ बनी थी, कमेटी बनी थी। अभी हुआ क्या है कि जो कोर्ट ने क्या बोला है, कोर्ट ने ये बोला इन सारी चीज़ों के बाद में कि जो चारधाम प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। होता क्या है, चारधाम प्रोजेक्ट के बारे में कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है कि वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि आर्मी के ट्रूप्स की मूवमेंट को ईजी हो जाएगी, जो रोड्स है वो ब्रॉडर हो जाएंगी, और जो धाम है वहाँ पे जाने के लिए, जो चार धाम है हमारे वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ते हैं वो बड़े अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सरकार ने यही बोला था, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सोट वाइडर रोड्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्मी, ठीक है। तो इन चीज़ों को सबको देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला ठीक है कि एक जो हमारा पब्लिक इंटरेस्ट है या फिर हमारा जो सिटीजन इंटरेस्ट है या फिर जो हमारा आर्मी का इंटरेस्ट है उसको भी अचीव करना चाहिए सरकार को, लेकिन एक बैलेंस बना के अचीव करना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट के साथ में। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, अगर ये लोकेशंस ही नहीं रहेंगी, अगर ये चीज़ ही नहीं रहेंगी तो हम करेंगे भी क्या, ठीक है जी। तो डिफेंस ऑफ द नेशन जरूरी है, लेकिन उसके साथ में आपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, ये यहाँ पे बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी तक मैंने क्या बताया, पहले रवि चोपड़ा, उसके बाद में आपने याद रखना है यहाँ पे जस्टिस AK सिकरी, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का क्या मसला, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, और लास्टली यहाँ पे चारधाम प्रोजेक्ट है क्या। सबसे पहले अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में 4 जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, एक तो यमुनोत्री है, सेकंड है गंगोत्री, फिर नंबर 3 आता है हमारे पास केदारनाथ, और नंबर 4 आता है बद्रीनाथ, ठीक है। ये 4 मेरे पास लोकेशन हो गया। तो 4 इसी वजह से मैंने क्या बोल दिया, धाम बोल दिया। यहाँ तक जाने के लिए जो रोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नैरो थी, ठीक है जी, नैरो रोड्स थी। अब इन रोड्स को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, वाइड रोड्स बनाना चाह रहा हूँ। उन रोड्स को वाइड करने का जो काम है वो किसको दिया गया, वो है चार धाम प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है जी, वो है चार धाम प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट में खतरा किस चीज़ को था, इन्वायरमेंट को। आपने देखा होगा कि जब भी हम ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्टिंग करने से जब हम रोड बनाते हैं तो उसके बाद में जो लैंडस्लाइड्स है बड़ी फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हमें इस चीज़ का पता चला, ठीक है जी। फिर आगे अगर हम बात करें यहाँ पे अबाउट चारधाम प्रोजेक्ट, अभी मैंने आपको बताया चारधाम प्रोजेक्ट के बारे में, दोबारा से देखते हैं कि प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड वाइडनिंग, ठीक है, यही जो हमने ऊपर देखा, होली हिंदू
पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो इन्वायरमेंट को किस तरह से कंसर्न थे उसके बारे में देखते हैं। लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन वर्क्स इन हिली टेरेन नंबर 1 है। उसके बाद में EIA जो प्रोसीजर था, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो भी मैंडेटरी नहीं था यहाँ पे, वो भी एक गलत बात थी। फिर उसके बाद में 25,000 से ज़्यादा ट्रीज़ को हमें उखाड़ना पड़ रहा था वहाँ पे। एक्सकवेशन और ब्लास्टिंग की जा रही थी, जिससे स्लिपेज और लैंडस्लाइड्स बड़ी फ्रीक्वेंट हो जाती हैं। तो ये था पहली न्यूज़, चारधाम। नंबर 2, यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गया है। नंबर 2, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला कि GS1 में मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इस तरह के जो पोर्शन है उसको कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे VD सावरकर, ठीक है जी, VD सावरकर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आज की डेट्स में। तो पहली चीज़ तो इनका जो बॉर्न हुआ वो कहाँ पे, महाराष्ट्र में। डाइड कहाँ पे, मुंबई में। बस इतना याद रखो, नासिक डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है जी। और इन्होंने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट आपने नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे याद रखना, मित्र मेला। फिर उसके बाद में ये अगेंस्ट थे फॉरेन गुड्स में के और प्रोपेगेटेड द आइडिया ऑफ स्वदेशी। जो स्वदेशी का आइडिया था वो वीर सावरकर जो है उन्होंने यहाँ पे डाला। और उसके बाद में आपने याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रैशनैलिटी में विश्वास रखते थे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। रैशनैलिटी में विश्वास रखते थे और डिसअप्रूव करते थे किन चीज़ों को, ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ को। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, उसका रीज़न बताऊंगा। यहाँ पे उन्होंने डिसमिस किया था काऊ वर्शिप एज अ सुपरस्टिशियस। समझ में आया बात? तो ये पॉइंट आपने याद रखना भाई। इनफैक्ट ही इवन डिसमिस्ड काऊ वर्शिप और बोला ये तो सुपरस्टिशियस है। तो ये इस चीज़ को आपने याद रखना। फिर उसके बाद में अबॉलिशमेंट किया अनटचेबिलिटी का। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं उन्होंने बोला कि उनका जो काम है वो लॉर्ड बुद्धा के काम के जैसा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही पॉइंट्स हमें एग्जाम में आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा गलत है। आगे अगर मैं बात करूं और ऑर्गेनाइजेशन जो इनसे रिलेटेड हैं, जैसे कि एक तो हिंदू महासभा 1937 टू 1943, सावरकर ने यहाँ पे फाउंड की थी अभिनव भारत सोसाइटी। इसके बारे में अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखी है तो आपको पता भी होगा, अभिनव भारत सोसाइटी। फिर उसके बाद में आपने और जो चीज़ याद रखनी है, तिलक की स्वराज पार्टी को भी ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद में और जो चीज़ें याद रखेंगे, फ्री इंडियन सोसाइटी है जो, उसको फाउंड किया। अभी फ्री इंडियन सोसाइटी का काम क्या था, मेन इसका मसला क्या था, ये करते क्या थे, इंपॉर्टेंट डेट्स को सेलिब्रेट करना। ठीक है जी, जो कि इंडियन कैलेंडर की थी, फेस्टिवल्स हो गए, फ्रीडम मूवमेंट हो गया, लैंडमार्क्स, इस तरह की चीज़ों को ये फ्री इंडियन सोसाइटी करती थी। तो आपने इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से इनके, जो बुक थी वो थी द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फिर उसके बाद में एन आर्म्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, आर्म्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और टू नेशन थ्योरी इन हिज बुक हिंदुत्वा। तो ये 3 बुक थी, 3 मेन इंपॉर्टेंट काम थे उनके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है प्रॉपर वे में, चाहे पॉज करके इसको दोबारा से पढ़ लो। ठीक है जी, चलिए नंबर 3 न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मैंने आपको पहले बताया ये नंबरिंग गलत हो गई। सावित्रीबाई एंड ज्योतिराव फुले। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर साहब हैं जो भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने कुछ बोल दिया था। यहाँ पे बोला था सावित्रीबाई वॉज मैरिड ऑफ एट द एज ऑफ 10 और जो उनके हस्बैंड थे 13 ईयर ओल्ड थे। तो इस तरह से कोई बात थी। तो सावित्रीबाई फुले वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए अगर न्यूज़ में आते तो इंपॉर्टेंट हो जाते। ये रहे सावित्रीबाई फुले। हम अगर बात करें सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे, जो फुले हैं, ये आपने मेंस में भी लिख सकते हो आप कि जो फुले हैं, सावित्रीबाई फुले, हम उनको इंडिया की फर्स्ट जनरेशन मॉडर्न फेमिनिस्ट मान सकते हैं, रिगार्ड कर सकते हैं उनका इस चीज़ से। और ये फर्स्ट फीमेल टीचर थे इंडिया में इन 1848 और उन्होंने स्कूल ओपन किया था गर्ल्स अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, सोशल रिफॉर्मर ज्योतिराव फुले। तो लड़कियों के लिए जो स्कूल ओपन किया वो किया था, यहाँ पे हमें पता चल रहा है सावित्रीबाई फुले जी ने। तो यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन जो कि कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी बेस्ड थी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे ख़त्म किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। फिर उसके बाद में अपोज किया था ऑर्थोडॉक्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन पुणे। जैसे कि ऊपर भी हमने देखा कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स जो चीज़ें फैल गई थी हमारी कंट्री में, अभी भी हैं लेकिन ठीक है अभी थोड़ा कम हो चुका है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। फिर उन्होंने एक चीज़ बनाया जिसका नाम था बाल्यता प्रतिबंधक गृह, मतलब एक चाइल्ड केयर ये सेंटर था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रेग्नेंट विडो और रेप विक्टिम्स। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपने कभी यूपीएससी का अटैम्प्ट दिया या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता होगा कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है।
अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक पाइवेटल रोल उन्होंने देखा सत्याशोधक समाज में। सत्याशोधक समाज जो कि बनाया किसने था, यहाँ पे ज्योतिराव फूले ने बनाया था, जो कि उनके हस्बैंड थे। और उसमें ऑब्जेक्टिव क्या था, इक्वल राइट्स फॉर दी मार्जिनलाइज्ड लोअर कास्ट। लोअर कास्ट को जो राइट्स है वो इक्वल नहीं दिए जाते थे। आपको सारी चीज़ों का पता है कि डिस्क्रिमिनेशन हाई लेवल की जाती थी। उसमें सत्याशोधक समाज बनाया गया था, तो उसमें मेन काम किया। लेकिन बनाया किसने था, ये आपने याद रखना, सावित्रीबाई फूले ने नहीं बनाया, ये ज्योतिराव फूले ने बनाया। फिर उसके बाद में एक चीज़ यहाँ पे स्टार्ट किया, सत्याशोधक मैरिज, जहाँ पे मैरिंग कपल हैज़ टू टेक प्लेस टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इक्वालिटी। फिर उसके बाद में जो विक्टिम्स थे बुबोनिक प्ले के, जब स्प्रेड हो गया था महाराष्ट्र में, उनकी हेल्प किया। यहाँ पे बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया, ठीक है जी। और बायकॉट, शी ऑर्गेनाइज्ड अ बायकॉट बाय बार्बर्स अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ हेड टॉन्सरिंग ऑफ विडोज, ठीक है जी। तो बार्बर्स को बोला कि भाई जब कोई विडो हो जाती है तो उसका पहले क्या करते थे, हेड शेव कर देते थे, वो उस चीज़ को बायकॉट करने के लिए बोला गया। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे जो है वो इनके नाम पे रखी गई है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी इन 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे लिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक बार हिस्ट्री का कहीं पे भी क्वेश्चन देखो, चाहे प्रीवियस ईयर का देख लेना, चाहे आप हालांकि प्रीवियस ईयर का देखोगे ज़्यादा फायदा, चाहे वो किसी भी टेस्ट सीरीज़ का देख लेना, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर हम अगर ज्योतिराव फूले के बारे में बात करें, इनका जो मेन काम है क्या, हिज फेमस वर्क, सिर्फ ज्योतिराव फूले, यहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा नहीं दिया हो क्योंकि ये न्यूज़ उनके लिए नहीं थी। तो एक तो तृतीय रत्ना, ठीक है, गुलामगिरी, ये तो आपने पढ़ा होगा गुलामगिरी। फिर उसके बाद में यहाँ पे शेतकऱ्याचा असोद, मतलब कल्टीवेटर्स वेब कोड, सत्याशोधक समाजोक्त मंगला शक्ताक्ष, सर्वा पूजा विधि, ये थोड़ा ज़्यादा ही हाई लेवल हो गया, तो ये इसको चीज़ को आपने याद रखना, ठीक है जी। फिर आगे न्यूज़ की बात करते हैं, पाल धाधव मसैकर, ठीक है जी। तो ये एक गुजरात गवर्नमेंट ने मार्क किया 100 ईयर्स ऑफ द पाल दधवाव, ठीक है, दधवाव मसैकर या किलिंग्स, कि ये कहते जी मसैकर बिगर था देन दी जलियांवाला बाग। देखो ठीक है, मसैकर है, ये कौन सा बड़ा था कौन सा छोटा था, इसके बारे में इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, जान तो हमारे लोगों की गई है, और क्या इसमें बोल सकता हूँ मैं। पाल जो दधवाव मसैकर, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ विलेज थे, जिसे कि एक तो था पाल चितारिया और एक था दधवाव विलेज। ये कहाँ पे थे, प्रेजेंट डे जो अब गुजरात में, पहले इदार स्टेट था। तो यहाँ पे एक जो चीज़ है, विलेजर्स से जो पाल के, दधवाव के और चितारिया के, ये इकट्ठे होते हैं कहाँ पे, ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर हे, ठीक है जी, हेर। तो ये क्यों इकट्ठे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे एक मूवमेंट चल रही थी जिसका नाम था एकी मूवमेंट। और जो एकी मूवमेंट थी वो कौन लेड कर रहा था, यहाँ पे मोतीलाल तेजावत। मैंने क्या बोला, 3 विलेज थे, पी, डी और सी, मतलब पाल, दधवाव और चितारिया। इनके जो लोग हैं वो एक रिवर के पास इकट्ठे होते हैं जिसका नाम है हे रिवर। और क्यों इकट्ठे हुए थे, क्योंकि एकी मूवमेंट को वो प्रमोट कर रहे थे। और एकी मूवमेंट कौन लेड कर रहा था, मोतीलाल तेजावत। ये जो मूवमेंट थी ये अगेंस्ट थी लैंड रेवेन्यू टैक्स के, मतलब जो आपने सुना होगा लगान, है ना, लगान के अगेंस्ट थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लगान वसूल किया जाता था इन फार्मर्स से, इन लोगों से। तो उसके बाद में जब देखा कि ब्रिटिश ने और फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ थी, ब्रिटिशर ने देखा ये तो हट ही नहीं रहे, तो उन्होंने पैरामिलिट्री यहाँ पे फोर्स भेजी। और जितने भी वहाँ पे लोग थे, और मैक्सिमम कौन सी कम्युनिटी के लोग थे, भिल कम्युनिटी के लोग थे, उनको वहाँ पे गोलियों के साथ में मतलब ओपन कर दी फायर ब्रिटिशर्स ने। और वो बेचारे तेजावत जो थे यहाँ पे लीडर, उनका साथ देने के लिए अपने बोज एंड एरोज भी लेकर गए, लेकिन आपको पता है गोलियों के सामने कैसे टिकना था। तो वहाँ पे कम से कम 1000 जो भिल्स थे वो बुलेट्स का शिकार हुए, और दैट्स वाई उन्होंने ये चीज़ बोला। तो ये जो लिगेसी है गुजरात गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, और ये बोला कि मोर ब्रूटल दैन दी जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ 1919। चलो कोई बात नहीं, आपने इस चीज़ को प्रॉपर वे से याद रखना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए अगली बात करेंगे, बैटल ऑफ रेजांगला एंड दी आहिर रेजिमेंट डिमांड। दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तो इसको इकट्ठा किया गया है, आपने इस चीज़ को याद रखना है। तो ये जो चीज़ है, मेंबर्स ऑफ आहिर कम्युनिटी हैव बीन डिमांडिंग दी आहिर रेजिमेंट, ठीक है। आहिर कम्युनिटी जो है वो क्या डिमांड कर रही है, आहिर रेजिमेंट की डिमांड कर रही है। उस चीज़ का रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो आहिरवाल रीजन है ये सदर्न हरियाणा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में आता है। इससे जो एसोसिएटेड लोग हैं, एंड इज एसोसिएटेड विद द राव तुला राम, आहिर हीरो ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857।
ये कम्युनिटी वॉज बॉट इन टू नेशनल लाइमलाइट आफ्टर द स्टोरी ऑफ द ब्रेवरी ऑफ द हाई ट्रॉप्स ऑफ द हरियाणा इन द बैटल ऑफ रेजांगला इन 1962 वॉज वाइडली नोन। ठीक है जी। तो ये जो अहीर ट्रूप्स हैं हरियाणा के, ये इनकी स्टोरी बड़ी लाइमलाइट में आई और बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी। बैटल ऑफ रेजांगला में ये बड़े अच्छे वे से वहाँ पे उन्होंने लड़ा। आपको पता ही है इंडिया चाइना में, जिसमें चाइना ने हमारे पे ऊपर से अटैक कर दिया था। अब इनकी डिमांड क्या है? इन्होंने बोला कि यार एक फुल फ्लेज्ड हमारे लिए एक इन्फेंट्री रेजिमेंट होना चाहिए ऑन दी लाइंस ऑफ, जैसे डोगरा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, ये वो। अब इनकी इस डिमांड को देखते हुए बिल्कुल ही आर्मी ने रिजेक्ट किया। उसका रीज़न क्या है कि वो कहते कि आर्मी हैज़ रिजेक्टेड डिमांड फॉर एनी न्यू क्लास और कास्ट बेस्ड रेजिमेंट। कहते ना तो कोई क्लास बेस्ड ना कोई कास्ट बेस्ड हम रेजिमेंट बनाने वाले नए वाला। जो पहले से हैं वो ठीक है चल रहे हैं। ओल्डर रेजिमेंट है जो कि कास्ट और रीजन्स के बेस्ड है, वो हम पहले भी इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे क्योंकि आर्मी है। ठीक है जी। तो ये बात उन्होंने यहाँ पर बोली है अभी के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, डोगरा, सिख रेजिमेंट, राजपूत, पंजाब रेजिमेंट, ये कंटिन्यू करेंगे। पर जो नई डिमांड्स आ रही हैं जी, हिमाचल का रेजिमेंट बना दो अलग से, कलिंगा रेजिमेंट बना दो, गुजरात रेजिमेंट बना दो, इस तरह का कोई भी डिमांड को हम पूरा नहीं करेंगे, आर्मी ने सीधे मुंह पे बोल दिया। और ये बैटल की बात अब क्यों आई? 59th एनिवर्सरी थी कब? नवंबर 18 को। किसकी? बैटल ऑफ रेजांगला की। रेजांगला है क्या? एक माउंटेन पास है। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। रेजांगला क्या है? रेजांगला एक माउंटेन पास है नियर टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मैनी टाइम्स इन दी जो डेली दी हिंदू करंट अफेयर्स एनालिसिस है उसमें बहुत बार डिस्कस किया है। तो आप उसको रेगुलर वे में देखें, आपका बड़ा फ़ायदा होएगा। ये लोकेटेड है विलेज ऑफ चुशुल और स्पंगुर लेक के बीच में, और जिसमें बोथ इंडियन और चाइनीज़ टेरिटरीज आती हैं। यहाँ पे ये वो साइट है जहाँ पे एक हीरोइक बैटल हमने लड़ी 18 नवंबर 1962 को। ये बैटल का अगर मैं सिग्निफिकेंस की मैं बात करूँ तो अगर रेजांगला एक वाइटल मतलब फॉर द डिफेंस ऑफ क्रूशियली इंपॉर्टेंट चुशुल, जो चुशुल है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेजांगला। अगर रेजांगला सपोज किसी के पास चला गया तो वो फ्री रन आ सकता है ले के पास। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है मालाबार रेबेलियन ऑफ 1921। यहाँ पे बात की गई कि जो कई लोग थे ICHR, पहले तो ICHR के बारे में देखो। ICHR क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है जी, ICHR इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। इन्होंने बोला कि भाई जो भी लोग थे मालाबार रेबेलियन के, जिनको मार्टर्स बोलते थे, जैसे कि यहाँ पे वरिया, ये मतलब हाजी हो गया, एक अली मुसलियार हो गया, इनको कहते हैं जी लिस्ट ऑफ इंडियंस फ्रीडम फाइटर से बाहर निकालो। उस चीज़ का रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1921 के बीच में अगर 100 हम ऐड कर दे तो 2021 बनता है। इसका मतलब 2021 में इसके 100 साल पूरा हुआ है। अभी क्वेश्चन नहीं आया, मे बी इस बार पूछा जा सकता है। पैनल ने ये देखा, पैनल ने बोला कि ये जो मालाबार रेबेलियन हुआ था या मालाबार अटैक हुआ था, ये वन साइडेड अटैक था ऑन दी हिंदूज, नॉट ऑन दी ब्रिटिशर्स। ठीक है जी। और इसमें सिर्फ 2 ब्रिटिशर्स मारे गए थे और बाकी सारे के सारे हिंदूज जो हैं वो मारे गए थे। इस वजह से इनका नाम निकालो भी यहाँ से। अब ये मापिला रेबेलियन है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये फोटो आप देख रहे हो मापिला रेबेलियन की। ठीक है जी। तो मापिला रेबेलियन का दूसरा नाम है पहले तो मोपला, इसको मोपला रैट्स भी बोल देते हैं, ऑफ 1921। ये मेनली किसके अगेंस्ट थे? लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट थे, जो कि लैंडलॉर्ड 2 तरह के थे वहाँ पे, ब्रिटिश और हिंदू। और ये जो मालाबार एरिया वो कहाँ पे? नदरन केरला में। ये भी चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। इसकी 100th एनिवर्सरी मैंने अभी आपको बताया। इसके कॉजेज़ क्या थे और इसकी आउटकम क्या निकली? पहली चीज़ तो कॉजेज़ थे कि ऊपर हमने बात की कि भाई जो रेजिस्टेंस था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और फ्यूडल सिस्टम, और फ्यूडल सिस्टम जो वहाँ पे फॉलो किया जा रहा था लैंडलॉर्ड, वो थे हिंदू भी और प्लस ब्रिटिशर्स। ठीक है, एक चीज़। नंबर 2, गांधी जी वहाँ पे गए थे शौकत अली के साथ में। शौकत अली अब बंदा कौन था? वो था खिलाफत मूवमेंट का लीडर। और वहाँ पे कंबाइंड मैसेज भी दिया था दोनों ने कंबाइंड मैसेज ये दिया था कि भाई नॉन कोऑपरेशन को फॉलो करना है, क्योंकि उस टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा चल रहा था। और गांधी जी के कॉल पे एक जो वहाँ पे हेड था यहाँ पे महादूम तंगाल ऑफ दी पोनानी, उसने प्लेज भी लिया कि मैं सपोर्ट करूँगा भाई पूरे अच्छे वे से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वो बंदा बहुत अच्छे वे से सपोर्ट नहीं कर पाया। ठीक है जी। तो जो टेनेंट्स थे उनकी ग्रीवेंसेस थी, जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो गया, हाई रेंट हो गया, रिन्यूअल फ़ी, ये सारी चीज़ों का अग्रेशन था जो वो वहाँ पे निकला।
फिर उसके बाद में गोरखा जो रेजिमेंट है वो आया और उन्होंने मार्शल लॉ वहाँ पे इम्पोज करके इनका जो ये रिवोल्ट था उसको सुप्रेस किया। लेकिन इस चीज़ में जो डायरेक्ट अटैक किया गया वो यहाँ पे माना जाता है, जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा कि हिंदूज पे किया गया और ब्रिटिशर सिर्फ 2 यहाँ पे मतलब वो मार पाए। तो यहाँ पे देखते हुए उन्होंने जो उसका नाम है वहाँ से हटा दिया। लेकिन एक और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी होती है उसका नाम है वेगन ट्रेजेडी। ये वैगन ट्रेजेडी है क्या? जब ये मापिला प्रिजनर्स को पकड़ा गया, उनको लेके जाया जा रहा था, ये जो वेगन है वो बड़ी छोटी थी लेकिन वहाँ पे ज़्यादा लोगों को भर दिया गया जिससे वो सफोकेट हो गए और उनकी डेथ हो गई। यहाँ पे इस चीज़ को आपने याद रखना है जी। और वो क्लोज्ड थी, ऑब्वियसली रेलवे जो गुड्स वेगन है वो क्लोज्ड होएगी, वो खुली छोड़ेंगे भाग जाएंगे भाई, इस चीज़ को याद रखोगे। नंबर 7 न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़ है मतलब डांडी मार्च के बारे में। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो सॉल्ट मार्च के बारे में बार बार पूछा जाता है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मार्च 12 है ना, इनेक्टिंग ऑफ डांडी मार्च। कॉन्टेक्स्ट क्या है? फ्रॉम मार्च टू अप्रैल 1930 जो सॉल्ट मार्च है वो चला था, ठीक है। इसके बड़े क्वेश्चन आते हैं, आपने याद रखना है। इसमें कई बार तो जो स्टेट एग्जाम है उसमें नंबर भी पूछ लिए गए, इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी 78+1 79 टोटल थे। साबरमती आश्रम से ये वहाँ पे चलते हैं और मतलब एक टैक्स लगा हुआ था सॉल्ट पे, तो अगर उसको तोड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है वो चल पड़ेगी। तो यहाँ से वो क्या गए कि जब वो डांडी पहुँचे तो गांधी जी फिर जहाँ जाना था उन्होंने धरासना सॉल्ट वर्क्स पे के पास, लेकिन उससे पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये फ़ोटो आप देख सकते हो। फैक्ट रिलेटेड टू सॉल्ट सत्याग्रह क्या है? सबसे पहली चीज़, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है दिसंबर 1929 में हमने पास किया था, जो कि लाहौर सेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपको पता होंगी चीज़ें, क्योंकि ये सिर्फ आप मान के चलो, अगर पता भी है तो रिवाइज़ कर लो भाई। 26 जनवरी 1930 को हमने बोल दिया था कि हम जो चीज़ है वो पूर्ण स्वराज जो चीज़ है वो मनाया जाएगा, और सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट है उसको चलाने की हमने बात कर लिया था। पाथ ऑफ नॉन वायलेंस ही हम फॉलो करेंगे, चाहे हम सिविल डिसोबीडियंस ही करेंगे। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन मेंस में आता है कि सॉल्ट को ही क्यों चुना गया उस टाइम पे। सारे लोग यूज़ करते थे, एवरी कम्युनिटी एंड पुअर पीपल वर अफेक्टेड मोर बाय द सॉल्ट टैक्स। एक टैक्स लगाया गया था, एक एक्ट आया था जिसका नाम था 1882 सॉल्ट एक्ट, जिसमें उन्होंने बोला सी वाटर जो है उससे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सॉल्ट नहीं बना सकते, वो मना कर दिया गया। तो ब्रिटिश ने इस पे सॉल्ट पे भी क्या कर ली, अपनी मोनोपोली कर ली। तो इस वजह से उन्होंने सॉल्ट को चुना कि सभी लोग यूज़ भी करते हैं और सभी लोग साथ में चल भी जाएंगे। अभी वॉयलेशन ऑफ सॉल्ट एक्ट को क्या बना दिया गया, इस एक्ट के लिए क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया। तो महात्मा गांधी ने इससे ट्राई किया कि मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों को यूनाइट करूं, क्योंकि ये सॉल्ट है जो वो सारे लोग यूज़ करते हैं, एक लोग नहीं यूज़ करते। इसकी आउटकम क्या निकली? वीमेन ने भी ज्वाइन किया, डिप्रेस्ड क्लास ने ज्वाइन किया, नॉन वायलेंस रहा, ठीक है जी, अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। लॉर्ड इरविन के साथ में बाद में मीटिंग हुआ, फिर हमने एंड किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कुछ टाइम के लिए। फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसके लिए राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें जाने के लिए हामी भरी। फिर सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकला, गांधी जी वापस आए, दोबारा से कंटिन्यू किया, है ना, इस तरह की चीज़ें हुई। फिर उसके बाद में आपको याद होगा यहाँ पे कि एक कम्युनल अवार्ड दिया जाता है, कम्युनल अवार्ड के बाद में पूना पैक्ट आता है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, अपने दिमाग में दौड़ाइए। चलिए, ये तो होगी हिस्ट्री की बात। नेक्स्ट जो हमारे पास इशू है, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि हमारी जो न्यूज़ है वो क्या है, वो है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ है और इसके बारे में देखते हैं न्यूज़ क्या है। सबसे पहली चीज़, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि भाई सिर्फ 12% विलेजेस हैं जो वर सपोज टू गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लिक्विड वेस्ट। यहाँ पे इस तरह से चीज़ें बोली जा रही हैं, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन के लिए हमें एग्जैक्टली क्या है वो पता होना चाहिए, और ये लेटेस्ट जो डेटाज हैं वो क्या हैं वो हमें पता होना चाहिए। पहली चीज़, स्वच्छ भारत मिशन का एम था कि जो ओपन डेफिकेशन है हमने उसको क्या करना है, बंद करवाना है, और प्रोवाइड करनी है टॉयलेट इन एवरी रूरल हाउस होल्ड, और क्लेम टू हैव अचीव्ड इट्स गोल इन 2019। तो ये वाला जो गोल है वो उन्होंने बोला कि हमने 2019 में अचीव कर लिया। फिर इसके बाद में हमारे पास एक मिशन आता है जिसका नाम है मिशन अर्बन, ठीक है जी, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। यहाँ पे एक हमारे पास आता है, यहाँ पे मेन चीज़ क्या बोली गई थी कि हर एक सिटी को 100% गार्बेज फ्री करना है, ऑल सिटीज़ 100% गार्बेज फ्री, और अभी कितनी है, करंट 70% है।
हमने एक और जो चीज़ यहाँ पे बोली, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100%, और नंबर 2 यहाँ पे है ग्रे और ब्लैक वाटर का इशू। तो ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर, ये किचन वाला जो वाटर है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर है जो, इसको हमने क्या करना है, वाटर मैनेजमेंट इसकी प्रॉपर वे से करनी है। नंबर 3 यहाँ पे जो टैग है वो लोकल बॉडीज़ के लिए ODF प्लस का, ठीक है जी, और पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख ODF डबल प्लस, मतलब डबल पॉजिटिव प्लस प्लस। इसमें उन्होंने बात की कि 3 चीज़ों के लिए बहुत फोकस किया जाना चाहिए। जो 2.0 यहाँ पे मिशन आया, मिशन अर्बन 2.0, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 में 3 R पे फोकस करना है: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, और साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपल सोल्ड यहाँ पे बात की गई। अभी ये तो थी कुछ चीज़ें जो कि इस टॉपिक के बारे में थी, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज़। और अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ आती है वो है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, मतलब ज्योग्राफी की कुछ न्यूज़ जो कि जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसमें हमारा सिलेबस कहता है अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी एटसेट्रा, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपसे पूछा था पोलर वॉर्टेक्स के बारे में, और यहाँ पे हम उस चीज़ को अच्छे वे से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा मैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैंने आपसे क्या पूछा था कि भाई जो बॉम्ब साइक्लोन है या फिर जो पोलर वॉर्टेक्स है, हम क्या बात करते हैं यहाँ पे बॉम्ब साइक्लोन या पोलर वॉर्टेक्स के लिए कि पोलर का मतलब बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर, लेकिन पोलर वॉर्टेक्स में जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। उसके बारे में मैंने आपसे पूछा था, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको डिटेल में बड़े अच्छे वे से ये जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे और आपने अच्छे वे से इसको समझना है, ठीक है जी। यहाँ जहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूज़न होती है आप हमें जो मैसेज है वो कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो कि जो पावरफुल सदर्न लॉब ऑफ पोलर वोर्टेक्स लॉफ्ट द नॉर्थ अटलांटिक इज येट टू प्रोड्यूस मोर डेंजरस स्टॉर्म दिस वीक, मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेंजरस ये चीज़ें हो रही होंगी, उसके बारे में हम आपको पता होना चाहिए। और बॉम्ब साइक्लोन है क्या? बॉम्ब साइक्लोन इज़ अ शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ इट, ठीक है। बॉम्बोजेनेसिस एक टेक्निकल टर्म है जिसका शॉर्ट वर्जन बॉम्ब साइक्लोन है। ये एक मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है। सबसे पहली चीज़ जो आपने अभी याद रखनी है, ठीक है, समझाने वाली चीज़ मैं आपको अभी समझाऊंगा। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है, और जो मैंने उसका बोला था कि भाई लो प्रेशर रहता है, लो प्रेशर। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे पहले जो समझनी है कि बॉम्ब जो साइक्लोन है ना वो लो प्रेशर सेंटर में है, और इसमें एक चीज़ नहीं आती, इसमें वेदर फ्रंट्स भी होते हैं इंक्लूडेड, इसमें एसोसिएटेड वेदर चीज़ें हैं, ब्लिजार्ड है, थंडर स्टॉर्म है, और जिसकी वजह से हैवी प्रेसिपिटेशन वगैरह करता है वहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपको बॉम्ब साइक्लोन अगर मैं दिखाऊं तो ये जो लो प्रेशर यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का, जिसकी तरफ ये सारी जो विंड्स हैं, जो भी चीज़ है, एटमॉस्फेरिक रिवर एक तरह की बन चुकी है जो कि यहाँ पे जाके घूम रही है। तो ये जो चीज़ है ये बॉम्ब साइक्लोन को दिखाता है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म ड्रॉप्स एट लीस्ट 24 मिलीबार्स ओवर 24 आवर्स। बॉम्ब साइक्लोन तब बन पाता है जब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म वो ड्रॉप कर जाता है एट लीस्ट 24 मिलीबार्स ओवर 24 आवर्स, तब ये चीज़ बनती है, और क्विकली इंक्रीजिंग इन द इंटेंसिटी, ठीक है जी। तो ये चीज़ हम आपने यहाँ पे पहले तो याद रखनी है। नंबर 2, वाई इट इज़ कॉल्ड बॉम्ब साइक्लोन इस वजह से क्योंकि ये बहुत जल्दी इंटेंसीफाई होता है, इतनी जल्दी को इंटेंसीफाई नहीं होता, दैट्स वाई। फिर उसके बाद में बॉम्ब साइक्लोन आता कहाँ पे, मैंने आपको ऊपर भी बताया, मिड लैटिट्यूड, कोल्ड एयर एंड फ्रंट्स फ्रॉम, और ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग दी विंटर। अभी हम बात करते हैं पोलर वॉर्टेक्स के बारे में। देखिएगा ये ध्यान से यहाँ पे सुनिए पहले कि जो वॉर्टेक्स है उसका मतलब पहली चीज़ तो है क्या। वॉर्टेक्स का मतलब है भाई सर्कुलर मोशन, और पोलार आपको पता है एनीथिंग रिलेटेड टू दी नॉर्थ और साउथ पोल इज दी पोलार, ठीक है जी। सो ये पहली चीज़ आपने ये भी याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न पोर्शन में आता है? नहीं, नॉर्थ प्लस साउथ दोनों में होता है, लेकिन नॉर्थ में स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से हम इसको न्यूज़ में देखते हैं। तो मैं अभी इसको साफ करने लगा हूँ क्योंकि इसमें यहाँ पे और भी चीज़ें जो हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वॉर्टेक्स का मतलब आपको यहाँ पे याद होना चाहिए सर्कुलर मोशन, और पोलार का मतलब आपको पता ही है। चलिए बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें कि जो लो प्रेशर है वो किस तरह से जनरेट होता है। अदरवाइज़ हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई पोलार में तो इतना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर, और हम जब भी एयर सिंक होती है तो वो वहाँ पे हाई प्रेशर में आते हैं, तो ये क्यों है? सबसे पहले इसके लिए हमें कुछ समझनी पड़ेंगी चीज़ें। तो ये कुछ यहाँ पे मैं एक्सिस बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऊपर जाते हुए
तो कुछ यहाँ पे मेरा 0 किलोमीटर रहेगा, यहाँ पे 10 किलोमीटर, फिर उसके बाद में 20 किलोमीटर, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 किलोमीटर, यहाँ पे 50 किलोमीटर, कुछ इस तरह से मेरी चीज़ें रहती हैं, और यहाँ पे 60 किलोमीटर इस तरह से मेरी चीज़ रहती है। ठीक है जी। तो अगर मैं इस एक्सिस पे ये बना रहा हूँ ऊपर वाली हाइट, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हो गया मेरा नॉर्थ पोल। ठीक है जी। और नॉर्थ पोल से नीचे जाते जाते यहाँ पे मेरे पास 60 डिग्री नॉर्थ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो 60 डिग्री नॉर्थ पे मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे सब पोलार आ जाता है ना, सब पोलार। तो आपने पहले तो ये चीज़ें समझ लो बड़े अच्छे वे से, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है 30 डिग्री नॉर्थ। 30 डिग्री नॉर्थ पे मेरे पास सब ट्रॉपिकल आ जाता है, सब ट्रॉपिकल। और फिर मेरे पास यहाँ पे आता है इक्वेटर, और इक्वेटर मेरा क्या है, 0 डिग्री पे। ठीक है, नॉर्थ सेल्सियस 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री पे मेरा क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर। चलिए पहले तो इसको अब समझेंगे। यहाँ पे एक जो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा बाद में। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है जी, यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। मैं वैसे ही इस चीज़ को बना रहा हूँ यहाँ पे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर है, तो विंड जो है वो हल्की होकर ऊपर उठना स्टार्ट करती है। ऊपर जाके इतनी ठंडी हो जाती है कि वो यहाँ पे ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ द अर्थ यहाँ से मूव करके दोबारा से गिरना स्टार्ट करती है, और ये पहुँचते पहुँचते यहाँ पे गिरती है जब, तो ये नीचे सिंक होती है। तो जब कोई भी विंड ठंडी होकर नीचे सिंक होगी, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनाएगी, हाई प्रेशर। ऑब्वियसली ये कौन सा प्रेशर हो गया, लो प्रेशर। अब यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो विंड की मूवमेंट है वो यहाँ पे होना स्टार्ट होती है। तो इसी विंड को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। पहली चीज़ ये आपने याद रखनी है। ठीक है जी। और ये जो एक सेल है यहाँ पे पूरा होता है, और इसी सेल को मैं क्या बोलता हूँ, हेडली सेल। ठीक है जी। इसी सेल को मैं क्या बोलता हूँ, हेडली सेल। मैं यहाँ पे इस चीज़ को बोलता हूँ। इतना समझ में आ गया, ओके रिपोर्ट। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हाई प्रेशर है, और यहाँ पे इस चीज़ की वजह से अगर हम देखते हैं तो ऊपर से एक ठंडी विंड आ रही होती है, क्योंकि पोलार्स वाली साइड से बहुत अपर पोर्शन से एक ठंडी विंड आ रही है, जो कि यहाँ पे इस वाली विंड के साथ टकराती हुई और ये नीचे सिंक होना यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हमने पहले भी देखा कि ये जो विंड जो नीचे सिंक कर रही है ना, ये कौन सा प्रेशर बनाएगी, यहाँ पे हाई प्रेशर बनाएगी। और जो भी चीज़ यहाँ पे सिंक होती है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन ये वो नहीं होएगा, क्योंकि नीचे सिंक हो रही है, ऊपर नहीं जा रही। यहाँ पे जब ऊपर जा रही है तो यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं अच्छे वे से, प्रॉपर वे से समझो। पूरा जब हो जाएगा ये आपको समझ में आ जाएगा। जब ये विंड यहाँ से नीचे जा रही है, तो ये वार्म विंड यहाँ पे वार्म हो जाती है, आते आते ग्राउंड तक आते आते, तो इसकी मूवमेंट यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये यहाँ पे जाती है तो ये ऊपर उठेगी। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका रीज़न क्या है ऊपर उठने का। तो जब ये ऊपर उठती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऊपर उठ रही थी, यहाँ पे भी ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या बनता है, लो प्रेशर। और ये हो गया सब पोलार मेरा लो प्रेशर। और ये जो विंड है, ऑब्वियसली ये जो विंड है यहाँ पे क्या होता है, ये एक सेल पूरा करती है। इस सेल को मैं बोलता हूँ फेरल सेल। यहाँ पे एक सेल पूरा किया जिसका नाम है फेरल सेल। तो ये ऊपर चलेगी। अब ये जो नॉर्थ वाला एरिया है, यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर रहता है, आपको पता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर। यहाँ पे कौन सा बन गया, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से एक विंड उठती है जो कि लो प्रेशर की तरफ जाती है। ये बहुत ठंडी विंड है जो कि यहाँ पे गर्म हवा के साथ में टकराती है ना, यही था। और इसी वजह से इस जगह को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट्स वाली जगह, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बनते हैं, फ्रंट्स बनते हैं, है ना। तो ये जो ठंडी हवा है फिर यहाँ से वापस आके इधर वाली साइड पे ये जो चीज़ है यहाँ पे इसको वापस लेके आती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर। तो ये चीज़ आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं कौन सा सेल बोलता हूँ, पोलार सेल। यहाँ पे मैं इस चीज़ को बोलता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई। तो अभी हमने क्या बात करना था कि भाई नॉर्थ पोल पे वैसे तो हाई प्रेशर रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे क्या था, वार्म था, है ना। यहाँ पे क्या था, वार्म था। तो कोल्ड पे प्रेशर हाई रहना चाहिए, लेकिन हमने बात किया कि जो पोलर वोर्टेक्स है वो क्या बनता है, लो प्रेशर। अभी हम बात करेंगे। एक लाइन यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर से मैं बना के दिखा रहा हूँ। दिस लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये इक्वेटर तक जाते जाते ऊपर की तरफ जा रही है। ये इक्वेटर तक जाते जाते ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इसको मैं बोलता हूँ ट्रोपोपोज, है ना। जिन्होंने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी हुई है, मैं मतलब यही मान के चल रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको आता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो आपको ये पता है। तो ट्रोपोपोज हो गया। तो ट्रोपोस्फियर से ऊपर वाली जो चीज़ है, जब ट्रोपोस्फियर खत्म हो जाती है वो होती है ट्रोपोपोज। तो ऊपर जाते जाते जो मेरा टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये यहाँ पे इसकी हाइट रहती है 12 to 15 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो वार्म एयर है एक्सपैंड करती है, और यहाँ पे इसकी हाइट हो जाती है 7 to 9 किलोमीटर।
तो मतलब क्या है, अगर जितना ऊपर मैं जाऊंगा उतना कम टेम्परेचर होएगा। यहाँ पे टेम्परेचर होता है -65.5 डिग्री सेल्सियस। तो 7 to 9 किलोमीटर वाले एरिया में यहाँ पे कुछ टेम्परेचर रहता है -33.25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पोलार एरिया में ऊपर की तरफ जाऊंगा तो टेम्परेचर उतना कम नहीं होता एज कंपैरिजन टू इक्वेटर। उसका रीजन क्या है, ट्रोपोपॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर है, और बहुत ज़्यादा ट्रोपोपॉज ऊपर होने का एक ही कारण है, यहाँ पे जो विंड है वो एक्सपैंड होकर ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे जो विंड है वो एक्सपैंड इतनी नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे एक ठंडा माहौल है। ये पूरा प्रोसेस समझने के लिए एक और जो दूसरी वीडियो एक और डाल देंगे, ये एक और वीडियो का पार्ट है, इसको फिर देखेंगे। लेकिन अभी हमारा कोर्स ऑफ डिस्कशन क्या है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है क्यों होती है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, यहाँ से मैंने बोला था आपको कौन सी विंड आ रही थी, यहाँ से आ रही थी वार्म एयर, है ना, जो कि ऊपर की तरफ राइज कर रही थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आ रही थी कोल्ड एयर। तो यहाँ पे जो कोल्ड एयर जब इसके साथ मिलती है तो ऑब्वियसली जो वार्म एयर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश करती है। तो वार्म एयर जब ये ऊपर की तरफ जाती है, ये पहुँचती है ट्रोपोपॉज के ऊपर, जो कि ट्रोपोपॉज बहुत ज़्यादा नीचे है, कहाँ पे, पोलर वाले एरिया में। सो दैट्स वाई आपने हमेशा याद रखना है कि ट्रोपोपॉज में जब ये कोल्ड ये जो वार्म एयर ऊपर तक जाती है तो यहाँ पे ये क्या बनाती है, बीच वाले सेंटर में लो प्रेशर। और ये जो कोल्ड एयर है ये भी कुछ ना कुछ पार्ट इसका यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये पहुँचना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीच में सेंटर के क्या आ जाता है, लो प्रेशर, और साइड पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने ऊपर बात किया था कि कोई भी वेदर फिनोमेना यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और इस वजह से यहाँ पे क्या बनता है, पोलर वोर्टेक्स, एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये क्या है, आपको पता है कि जो अब जब मैं ट्रोपोस्फीयर के ऊपर तक जा रहा हूँ तो ट्रोपोपॉज के जब मैं ऊपर जाऊँगा तो मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होना दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, ना कि कम होना स्टार्ट हो जाता है। एंड दैट्स वाई दिस इज द रीज़न कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो गर्म होने की वजह से वहाँ पे लो प्रेशर आना स्टार्ट होता है। ठीक है जी, तो यही चीज़ आपने प्रॉपर वे से क्या करनी है, याद रखनी है जी। चलिए नेक्स्ट चीज़ की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये रहा जी, कोल्ड एयर कंटेंट, ये फलाना ढिमकाना, ये क्या बन जाता है, स्ट्रांग बन जाता है। यहाँ पे ये क्या होता है, वीक होता है। जब ये विंटर में हाँ, तो जब ये कोल्ड टेम्परेचर है तब ये स्ट्रांग क्यों बनता है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि तब ये वाली जो विंड है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और उस ये जो हमारी ऊपर वाली विंड है उसको ज़्यादा ऊपर पहुंचाते हैं और वहाँ पे लो प्रेशर और क्रिएट होता है और वहाँ पे ये जो पोलर वोर्टेक्स है वो बनता है। सो फीचर्स क्या हैं पोलर वोर्टेक्स के, ये स्पिन होता है इन दी स्ट्रेटोस्फीयर। मैंने पहली बात की है ऊपर, मैंने आपको बताया ट्रोपोपॉज के ऊपर क्या आ जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर भाई, ठीक है ना। अब इस चीज़ के बाद में वोर्टेक्स वीकन्स द स्ट्रेटोस्फीयर वार्म्स शार्पली इन द इवेंट नोन एज सडन स्ट्रेटोस्फीयर वार्मिंग। अगर बहुत ज़्यादा सडन स्ट्रेटोस्फीयर वार्मिंग हो जाए तो ऑब्वियसली जो साथ की जो कोल्ड विंड है वो खत्म हो जाएगी, जिससे पोलर वोर्टेक्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार आने के चांसेस है इसके मेंस में भी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे, क्रेवास के बारे में। क्रेवास क्या होते हैं और क्रेवास को कि ये न्यूज़ में क्यों थे, क्रेवास को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और किस चक्कर में डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, पहले तो वो हमें पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जी वहाँ पे, इस वजह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब ये क्रेवास होते क्या हैं, सबसे पहले जब मेरे हिमालयस बनते हैं तो जो मेरी पहली चीज़ है ग्रेट हिमालयस, फिर उसके बाद में लेसर हिमालयस है ना, जिसको आप मिडल भी बोल देते हो। तो ग्रेट हिमालयस के बाद में यहाँ पे बनता है लेसर हिमालय। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको पता है कि ऊपर वाले कश्मीर वाले रीजन में यहाँ पे क्या होंगे, ग्लेशियर्स वगैरह होंगे, यहाँ पे रिवर्स भी होंगी, ग्लेशियर्स होंगे, रिवर्स होंगे। तो यहाँ पे जब पानी या फिर जो भी चीज़ें लैंडस्लाइड हो गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे सामान है जो वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे पानी भी इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे ग्लेशियर के टूटे फूटे चीज़ें भी स्टार्ट होगी, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ग्लेशियर के साथ में, कुछ टूट के आ रहा था सामान, चाहे वो मोरेन्स थे, कोई भी चीज़ थी, वो यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये पूरा कनेक्टेड था एक दूसरे के साथ में, ये पानी नीचे से नहीं निकल रहा था। बट ऑफ कोर्स विद द टाइम ये जो पानी है यहाँ से निकलना स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको पता है ये जो पानी है वो कटिंग करता है ना, तो यहाँ से रिवर वगैरह बननी स्टार्ट होती है। जब ये पानी निकल जाता है यहाँ से, तो कुछ इस तरह की यहाँ पे फॉर्मेशन बन जाती है कि कुछ अपलिफ्टेड सी लैंड है, जो वो मोरेन्स जो ऊपर से टूट के आए थे, पानी तो निकल गया, लेकिन यहाँ पे जो मोरेन्स वगैरह आए थे वो यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो मोरेन्स वगैरह डिपॉजिट होना स्टार्ट हुए, जो कि रिवर्स कुछ पार्टिकल्स मिनरल्स लेकर आई, फिर ग्लेशियर्स लेकर आए बड़े इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थे। तो इन अपलिफ्टेड लैंड को मैं क्या बोलता हूँ, क्रेवास बोलता हूँ। कहाँ पे, इन कश्मीर, है ना। तो क्रेवास यहाँ पे बोलते हैं। तो क्रेवास क्या हो गए, अनकंसोलिडेटेड और सेमी कंसोलिडेटेड सैंड क्ले
कॉन्ग्लोमीरेट सीक्वेंस, ठीक है जी। तो ये जो टर्म है सबसे पहले गॉडविन ऑस्टिन ने यहाँ पे यूज़ किया था, एलिवेटेड टेबल लैंड, जो मैंने यहाँ पे समझाया उस चीज़ को याद रखना है, लिखा तो यही हुआ है। और इसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वुदर बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा, आप देखो ना, ग्लेशियर भी लेकर आ रहा है, रिवर भी लेकर आ रही है, पानी भी लेकर आ रहा है, इतनी ज़्यादा फर्टाइल चीज़ को। तो ये अनकंसोलिडेटेड लेक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट है। लेक्यूस्ट्रीन मीन्स एसोसिएटेड विद दी लेक्स। मैंने यहाँ पे बताया ना, यहाँ पे लेक बन गया था, यहाँ पे पानी भी था, यहाँ पे ये वो भी था, लेकिन पानी विद द टाइम निकल गया, लेकिन एक अपलिफ्टेड एलिवेटेड टेबल लैंड वहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हुआ करेवा फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने याद रखना है। तो ये जो करेवाज है, हाउ वर दे फॉर्म्ड इन द कश्मीर वैली, ये हमने देख लिया। इन अर्लियर टाइम्स व्हेन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीर पंजाल रेंजेस हैपेंड, द फ्लो ऑफ द रिवर हैड स्टॉप्ड। मैंने ऊपर बताया आपको। स्लोली द ग्लेशियल डिपॉजिट हैव अक्यूमुलेटेड हियर इन द लेक, ये भी मैंने आपको बताया। दस क्रिएटिंग अ लार्ज लेक्यूस्ट्रीन प्लेन, है ना, जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये जो अनकंसोलिडेटेड ग्रेवल और मड डिपॉजिट है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, करेवा फॉर्मेशन, ठीक है जी। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस करेवास की क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा मैंने आपको अभी क्या बताया, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। और फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे कल्टीवेशन होती है ज़ाफ़रान की, पीच की, एप्पल की, आलमंड्स की, वॉलनट की, ऑर्किड्स की। तो इस वजह से ये जो लोग हैं बहुत अमीर भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। ये है अबाउट दी हीट वेव्स। तो हीट वेव्स जो हैं वो एक्सपीरियंस की जा रही हैं कोंकण रीजन में। उसका रीज़न क्या है कि सौराष्ट्र जो कच्छ रीजन है, वहाँ पे हीट वेव बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वहाँ पे से स्लो मूवमेंट ऑफ सी ब्रीज है, इस वजह से वहाँ से कोंकण रीजन में हमें हीट वेव्स है जो वो देखने को मिल रही हैं। तो हीट वेव होती क्या है, जो हमारी इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोला अगर किसी भी स्टेशन का मैक्सिमम टेम्परेचर टच कर जाए 40 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन्स, ठीक है, तो वहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर कोस्टल रीजन और एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर हिली रीजन, मैं उसको क्या बोल देता हूँ कि हीट वेव भाई साहब आपके वहाँ पे आ चुकी है। 40, 37 और यहाँ पे 30, 40 और मोर, 37 और मोर और 30 और मोर। 40 किस चीज़ के लिए, प्लेन्स के लिए, 37 किस चीज़ के लिए, यहाँ पे कोस्टल रीजन के लिए, और 30 किसके लिए, हिली के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे और भी बात करेंगे, क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है, अगर व्हेन द डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल जो टेम्परेचर था अगर उससे 4.5 टू 6.4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए तो, और सीवियर जो हीट वेव है मैं उसमें क्या बोलूँगा कि अगर 6.4 डिग्री सेल्सियस से भी जो नॉर्मल टेम्परेचर है, लेट्स से नॉर्मल टेम्परेचर था यहाँ पे मेरा 40, तो मेरा टेम्परेचर अभी हो चुका है 47 डिग्री सेल्सियस, तो मैं क्या बोल दूंगा, सीवियर। और अगर मेरा टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में, उसको मैं बोल दूंगा नॉर्मल वाली हीट वेव। लेकिन हीट वेव आ चुकी है, तो आईएमडी कंसीडर करता है हीट वेव व्हेन द एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर इज मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस, और सीवियर हीट वेव जो 47 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने ऊपर एग्जांपल आपको दिया। अभी यहाँ पे देखने वाली और सोचने वाली बात यह है कि इंडिया इतनी ज़्यादा हीट वेव्स को एक्सपीरियंस क्यों कर रहा है। नंबर वन, अगर मैं अर्बन एरियाज़ की बात करूँ, वहाँ पे कॉन्क्रीट सर्विसेज ऐसे हो चुके हैं जो कि हीट को कैप्चर करते हैं। नंबर टू, अर्बन हीट आइलैंड्स बन चुके हैं, जहाँ पे कि यहाँ पे इस तरह की जो आपने ज़्यादातर शेप्स देखी होंगी बिल्डिंग्स की, यहाँ पे फिर ग्लास लगा रहता है, ठीक है जी, शीशे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा यहाँ पे हीट देखने को मिलती है। ग्लोबली अगर मैं बात करूँ, टेम्परेचर राइज हो रहा है, नाइट टाइम टेम्परेचर भी राइज हो चुका है, और ये जो मोर इंटेंस हीट वेव्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंट ग्लोबली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो हाई इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेज इन मीडियम हाई हीट वेव जोन्स हमें ये देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे प्रॉपर वे में याद रखनी है। क्लियर बात। तो अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ है ला नीना और वार्म आर्टिक के बारे में। बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है कि आईएमडी ने डिक्लेयर किया सीजन की फर्स्ट हीट वेव एंड सीवियर हीट वेव ऑन March 11 एंड फर्स्ट डिप्रेशन ऑन March 3। और एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेट एनॉमली विच कुड इन टर्न टू बी लिंक्ड विद द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, हीट वेव्स, अर्ली डिप्रेशन, डस्ट स्टॉर्म्स, नॉर्थ साउथ लो प्रेशर पैटर्न की वजह से है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो ला नीना फिनोमेना है वो अकरिंग इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, ठीक है, जो कि विंटर के ड्यूरिंग मतलब इस दौरान आता है। इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छे वे से कि भाई ये चीज़ क्या है, ला नीना, एल नीनो। तो इसमें यहाँ पे आपने बस डायग्राम समझना है, लिखने का समझने का प्रॉपर वे से आप पहले तो यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा एक एरिया जिसको मैं बोलता हूँ साउथ अमेरिका, यहाँ पे मेरा एक एरिया जिसको मैं बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे मेरा एक एरिया जिसको मैं बोल रहा हूँ इंडिया।
इंडिया में अगर मैं बात करूं अभी के टाइम पे आपको पता होगा यहाँ पे हमारे यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, क्योंकि सन जो है 21 जून को क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंच जाता है 21 जून, और 22 दिसंबर को 21 जून। तो मतलब क्या है, मेरी तरफ अभी जो सन है वो आ रहा है, तो अभी इसी वजह से गर्मी इंक्रीज होती हमें दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, ठीक है जी। और विंड की जो मूवमेंट है एज जनरल आपको पता ही है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होती है। ये तो बड़ा ही सिंपल सी चीज़ होगी। अभी ध्यान से समझना, साउथ अमेरिका में क्या है, साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है, मतलब साउथ अमेरिका का मान के चलो वेस्टर्न जो कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट में मैं यहाँ पे पहले नॉर्मल केस की बात करूँगा, नॉर्मल कंडीशन की बात करूँगा। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे क्या रहता है, एक करंट है जो कि नॉर्मल करंट, नॉर्मल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल कोल्ड करंट है। तो कोल्ड करंट, कोल्ड कौन सा करंट है भाई, ये करंट ऐसे नहीं कि कोई करंट लगा दिया, करंट का मतलब यहाँ पे कौन सा वाला करंट, पानी वाला करंट, ठीक है ना, कि जो ओशन के बीच में जा रहा है। नॉर्मल कोल्ड वाटर करंट है यहाँ पे, ये चीज़ आपने पहले तो याद रखनी है। तो नॉर्मल जो कोल्ड वाटर करंट है मैं उसको बोलता हूँ पेरूवियन करंट, पेरूवियन करंट है ना। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, क्या बोलता हूँ मैं इसको, पेरूवियन करंट। चलो जी, इतना समझ में आ गया जी, पेरूवियन करंट ये होगी चीज़। अभी उसके बाद में ये जो कोल्ड करंट है, तो कोल्ड होने की वजह से यहाँ पे ये नॉर्मल केस में हाई प्रेशर बनाता है, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर जो रहता है वो पॉजिटिव में रहता है, मतलब हाई प्रेशर यहाँ पे रहेगा एज कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा। यहाँ पे एक और जो करंट है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पे, जो कि नीचे की तरफ फ्लो करता है, ऑब्वियसली इक्वेटर से नीचे की तरफ आ रहा है, वो मेरा क्या होता है, वार्म करंट। ध्यान से समझ से रहेगा, वार्म करंट। और वार्म करंट होने की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या बन जाता है, लो। लेकिन यहाँ पे तो सर्दियाँ हैं, तो हाई प्रेशर यहाँ पे होता है, लेकिन वो क्या आ जाता है, नेगेटिव में। तो मतलब क्या है, ज़्यादा हाई प्रेशर से इस तरफ विंड मूव करेगी, और ये हाई प्रेशर से मेरे इंडिया की तरफ लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करेगी। तो यहाँ से विंड मूव करते हुए पहले क्या करेगी, यहाँ से मॉइस्चर को कैप्चर करेगी, मॉइस्चर को कैप्चर करके फिर ऑस्ट्रेलिया से मॉइस्चर कैप्चर ले जाते हुए इंडिया में बारिश कर देगी। तो नॉर्मल जो मेरी रेनफॉल है यहाँ पे रहती है, अगर जो केस नॉर्मल रेनफॉल रहेगी, नॉर्मल केस में अगर मैं बात करूँ पेरूवियन करंट में। इसके बाद में एक जो मेरी दूसरी कंडीशन यहाँ पे बनती है, और तीसरी कंडीशन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरी कंडीशन मेरी बनती है, यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो, जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो हाई प्रेशर हो गया। हाई प्रेशर होने का मतलब है जो विंड की, मैं डिफरेंट पेन से बता रहा हूँ, जो विंड की सर्कुलेशन है वो क्या होगी, नीचे की तरफ जाएगी, है ना। जो विंड है वो नीचे की तरफ क्या करेगी, नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि हाई प्रेशर है। क्योंकि विंड अगर नीचे आएगी तभी तो हाई प्रेशर होएगा ना वहाँ पे। तो यहाँ से वो मूव करना स्टार्ट करती है विद द ओशियन, किसकी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑब्वियसली यहाँ पे लो प्रेशर है, तो मैंने आपको क्या बताया था, लो प्रेशर यहाँ पे, क्योंकि वार्म करंट है, यहाँ पे लिखा था ना। यहाँ पे मैं हाई प्रेशर नेगेटिव लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था लो प्रेशर। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ सिंक करना, मतलब मूव करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बादल बुदल वगैरह थोड़ा बहुत बनाएगी। तो यहाँ से ये एक सेल पूरा होता है, और इसी सेल को मैं क्या बोलता हूँ, एज जनरल वोकर सेल भी बोल देता हूँ। पहले तो चीज़ें याद रखो, जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ वो याद रखिएगा। फिर आगे की मैं अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं, यहाँ पे मेरा आता है, सेम पेन से बना रहे हैं, साउथ अमेरिका, यहाँ पे मेरा हो गया ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे हो गया मेरा इंडिया। अभी तो आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। साउथ अमेरिका, अगर ये वॉकर सेल, ये जो गोल गोल घूम रहा है, अगर ये बहुत ज़्यादा स्लो घूमना स्टार्ट कर दे, नॉर्मल से स्लो हो जाए, नॉर्मल से स्लो, नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो क्या हो चुका होगा, स्लो हो चुका होगा। अगर ये स्लो है तो नीचे से जो ठंडा पानी था वो नहीं आएगा, मतलब ये जो नॉर्मल कोल्ड वाटर करंट था वो यहाँ से एब्सेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नया वार्म वाटर आ जाएगा, और जिस चीज़ का नाम यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे एल नीनो। मतलब ये क्या है, यहाँ पे रेड पेन से यहाँ पे बनाएंगे तो ये है यहाँ पे वार्म करंट बन जाएगा, वार्म वाटर करंट, जो कि जिसका नाम है एल नीनो, जो कि वॉकर सेल के कम घूमने की वजह से हुआ। जो कि वॉकर सेल अगर तेज घूमता तो नीचे से ठंडा पानी लेकर आता, अगर नॉर्मल घूम रहा है तो नॉर्मल ठंडा पानी, अगर बहुत ज़्यादा तेज घूम रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी। और यहाँ पे अब क्या हो गया, वार्म करंट आ गया, वो घूमना बंद कर चुका है, बहुत कम स्लो घूम रहा है। और इसी चीज़ की वजह से अगर वार्म है यहाँ पे तो प्रेशर कौन सा बनेगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर में जो विंड है वो क्या होएगी, सॉरी, वो ऊपर उठना यहाँ पे स्टार्ट कर देगी, ऑब्वियस सी चीज़ है। और ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे वार्म करंट था, और यहाँ पे भी क्या होएगा, लो प्रेशर होएगा। लेकिन यहाँ पे लो प्रेशर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में चला जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो जो विंड ऊपर की तरफ जाके इस वाली साइड पे गिरना स्टार्ट कर देगी, और यहाँ से ये वो जो चीज़ है पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली ये है, जो विंड यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ आनी थी, है ना, जो विंड यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ आनी थी, वो विंड अब कहाँ पे जा रही है, यहीं पे ऊपर घूम के यहाँ पे बारिश करना स्टार्ट कर देगी। मतलब जो बारिश ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया के पास आनी चाहिए थी, वो बारिश क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एल नीनो के पॉइंट ऑफ व्यू से, एल नीनो के सीज़न में आपने ये चीज़ याद रखनी है, एल नीनो के सीज़न में जो रेनफॉल है वो क्या हो जाती है, लेस। रेनफॉल क्या हो जाएगी, लेस। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आगे की, वो आती है ला नीना, ठीक है जी, या फिर ला नीनो। तो यहाँ पे कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। कंडीशन चेंज कैसे होंगी, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे मेरा इंडिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, वॉकर सेल बहुत तेज़ घूमेगा, और तेज़ घूमने की वजह से यहाँ पे ला नीना आ गया। मतलब वॉकर सेल तेज़ होने की वजह से कोल्ड करंट बहुत ही हाई लेवल का आ गया। नॉर्मल से ज़्यादा हाई लेवल का कोल्ड करंट अगर यहाँ पे आएगा तो हाई प्रेशर पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव बनाएगा। और यहाँ पे क्या था, लो प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर नेगेटिव में था यहाँ पे। तो हाई प्रेशर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा विंड मूव करवानी स्टार्ट कर देगा, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। और ऑस्ट्रेलिया से ये विंड कहाँ पे सबसे ज़्यादा जानी स्टार्ट हो जाएगी, इंडिया की तरफ, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करेगी। तो जब भी ला नीना होता है तो नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हमें एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी नॉर्मल केस, पेरुवियन करंट, एल नीनो एंड ला नीना। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ भी नहीं है भाई, इसमें कोई खास नहीं है। सो ये मार्च का हमने GS1 कंप्लीट किया, और मैं आपको बता दूँ पूरे आपने थर्सडे को अपना खोलना है, हमारी जो यूट्यूब है उसका चैनल आपने ओपन करना है, और आपको मार्च मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपको मिलेगा, और ये अभी मंथली चलेगा। नाउ दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू UPSC, ठीक है जी। आपने याद रखनी UPSC के लिए भाई ये, और HAS के लिए, PCS के लिए, इन एग्ज़ाम्स के लिए। और स्टेट वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको दे सकते हैं, लेकिन वो फैक्चुअल सिर्फ इसमें नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं। जो कंप्लीट 1 ईयर करंट अफेयर वाली सीरीज़ है वो भी आपके पास आने वाली है, सारी की सारी वीडियोस जिसमें हम कवर करेंगे। हमने पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कंप्लीट किया था। अभी हम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। और अब आपने इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल। थैंक यू।